गुड मॉर्निंग। हमें द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन पढ़ने के बाद संयुक्ताक्षर को पढ़ना बड़ी ही आवश्यक है। देखिए, संयुक्ताक्षर क्या होता है कि इसमें दो व्यंजनों का मेल तो होता है, लेकिन जो पहला व्यंजन है वह स्वर रहित होता है। स्वर रहित यानी न होना, जैसे स्वर उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हमने परिभाषा के रूप में बदला है। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तब पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। हम आपको समझाने की पूरी गारंटी लेते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है कि समझ में ना आए। इसलिए कि बिल्कुल जो है इसमें हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि बुक वाला भाषा को इसमें पुट किया जाए। नहीं, अपनी भाषा। आप भी मेरे अपने हैं, भाषा भी अपनी है, समझ में भी पूरा आएगा, कोई परेशानी नहीं। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तथा पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क या क जब हलंत हो गया तो इसमें बताइए स्वर है कि नहीं है? नहीं है। इसलिए कि जब हलंत का प्रयोग हो जाएगा तो आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें अ की मात्रा नहीं है। ठीक है, तो यह स्वर रहित हो गया। पहला जो है स्वर रहित हो गया। तो क या क्या हो गया? तो क्या से एक हमने शब्द बना दिया क्यारी। वैसे ही देखते हैं प हलंत या, इसमें भी प में स्वर की मात्रा नहीं है, हलंत नीचे आ गया यानी स्वर की मात्रा नहीं है। प या प्या यानी प्यास, प्या से प्यास। ज्यादा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि एक ही बनेगा, बहुत सारा बन जाएगा। प्यास, प्याला, प्यारी, प्यारा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। च में भी नीचे च में भी हलंत है। ठीक है, तो छ हो गया यानी मच्छर, अच्छा इत्यादि हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी च में स्वर की मात्रा नहीं है। अरे भैया अ आई आएगा तभी ना हम उसमें बोलेंगे कि स्वर की मात्रा है, लेकिन जब हलंत दे दिया यानी मात्राएं खत्म, उसमें स्वर कहीं से नहीं दिख रहा है। चलिए काम खत्म। अब इसके बाद एक नोट है, इसको देख लेना है। कुछ संयुक्ताक्षर को दो रूपों में भी लिखा जाता है। बात तो सही है मेरे भाई। जैसे देखो घंटा, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं घंटा, घ ऊपर अनुस्वार, ट आकार, घ अनुस्वार, ट आकार, घंटा, खंभा, ख म भ संयुक्त आकार, खंभा, ख अनुस्वार, भ आकार, खंभा। दोनों सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। अब आप घंटा ऐसे भी लिखे तो भी सही है, ऐसे भी लिखे तो भी सही, अंतर ऐसे भी लिखे तो भी सही है, ऐसे भी लिखे तो भी सही है। ठीक है, दिक्कत। अब देखिए र का प्रयोग हमें तीन चार तरह से देखने को मिलता है। जैसे में देखिए कर, इसमें थोड़ा समझना है। जब र वर्णों के बाद होगा, जब र वर्णों के बाद होगा तब इस र का प्रयोग करेंगे। जैसे क्रम देख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, अब आप यहां पर अगर रेफ लगा दें तो यह क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो कर्म और क्रम में अंतर होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं जैसे प, यह क्या है? वर्ण आगे हो गए, उसके बाद र है। पहला वर्ण ठीक है, स्वर रहित है, इस चीज को मानते हैं, लेकिन वर्ण पहले आ गया है, उसके बाद र का प्रयोग हुआ है। तो हम बिना सोचे समझे यहाँ पर इस
र का रेफ का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, प्र। क्लियर। इसके बाद है करम। देखिए यहाँ पर आगे भी क्या है, आगे भी मात्रा है, पीछे भी मात्रा है। आगे भी जो है स्वर है, स्वर सॉरी व्यंजन है, पीछे भी व्यंजन है। तो दोनों के जब बीच में प्रयोग हो जाएगा, दोनों के बीच में जब प्रयुक्त होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, यह कर देंगे या जैसे देखिए हम यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं। पहला नंबर है कि जैसे हमने क्या किया कि भ हलंत जोड़ र। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा भ्र, यानी पहले वर्ण के बाद में र आया है, भ्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यही क्या होगा कि जब र यहाँ होगा और इसके बाद जो है यहाँ पर अगर भ आ जाए तो यह सीधे ऐसे जाएगा, यहां से नहीं ऐसे जुट जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग? बोलिए, समझ रहे हैं बात को? चलो, दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद है जैसे मृग। अरे इस चीज को तो हम सीधे री की मात्रा है, री का उच्चारण होता है। जब भी री का उच्चारण आ जाए, अब ऐसा नहीं कि आ गया जैसे वह मरी, तो मरी और मृ में अंतर होता है। री आएगा जैसे मृग, तो मृग जो है देखिए गृह, एगो गरीह नहीं गृह, घृत। तो इस चीज को आपको समझना है। इसके बाद त और ड में र का प्रयोग। देखिए त और ड में र का प्रयोग एक खास होता है। त और ड ऐसे हैं जिनमें हमें ऐसे र का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी ट्र। इसके बाद है ड्र। इन दो में र का प्रयोग हम ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब देखिए, कुछ शब्दों के उच्चारण और लेखन को शुद्ध करने के लिए अ का प्रयोग किया जाता है। ये अ क्या है भाई? तो इसको हम आगत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत ध्वनि स्वर। अब देखिए कैसे, यहाँ पर हम थोड़ा सा इस चीज को नोट आप लोग कर लिए होंगे बराबर। यहाँ पर हम समझा देते हैं, एकदम बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इस चीज को समझ लेना है। आगत स्वर, देखिए आगत स्वर क्या होता है, ऐसे हम लिखते होंगे काफी लिखते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा? कॉफी। काफी और कॉफी में अंतर है। जब कॉफी लग गया तो यह क्या है? यही है आगत ध्वनि स्वर। आगत ध्वनि स्वर। ठीक है, आगत है। देखिए अधिकांशतः यह अंग्रेजी शब्दों में आगत ध्वनि स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, कॉफी। और बताओ जैसे डॉक्टर। किसके आगे? बोलो और बोलो जल्दी बोलो। कॉपी। देखिए यह क्या है, इसका इंग्लिश भी नहीं बदलेगा। डॉक्टर का इंग्लिश बदलेगा जी? डॉक्टर का डॉक्टर ही होता है, कॉपी का कॉपी ही होता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। इन्हें हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनि स्वर कहते हैं। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि इसे क्या कहते हैं? आगत ध्वनि स्वर कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे, मुझे उम्मीद है, अच्छा से समझ गए होंगे। याद कीजिए, फेयर बनाइए और घर पर रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस चीज को समझ लीजिए। इसके साथ साथ जो हम बोल रहे थे, क्लास 3 to 5 के लिए बुक दूसरा आ गया है। हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे, शुरुआत किए थे, उसे नहीं पढ़ना है। फेयर आप लोग अगर बना लिए हैं उसका कोई बात नहीं, उसे एक पे छोड़ दीजिए, उसके आगे वाला पर आप लोग फेयर बनाते चलिएगा। ठीक है, बहुत जल्द ही हम उसको शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 3 to 5 के लिए बहुत अच्छा हिंदी का बुक आया हुआ है।
ठीक है, हम उसे आपको दिखा भी देंगे, समझा भी देंगे, और एक एक चैप्टर हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे, शब्दार्थ याद करते चलेंगे, और उनके पाठ और उनके लेखक के नाम भी याद करते चलेंगे। उस पाठ को लिखने का क्या उद्देश्य है लेखक का, इस पर भी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।